नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये सब चीज़ें कर दीजिए। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 14। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन का सीरीज़ नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिए, जो मैंने पार्ट 1 से स्टार्ट किया था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से, और फंडामेंटल राइट का सीरीज़ चल रहा है पार्ट 7 से आप देखेंगे तो उसके बाद फंडामेंटल आर्टिकल्स मिलेंगे आपके, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 14, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में डिफाइन है। कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में फंडामेंटल राइट डिफाइन है? तो पार्ट 3 में डिफाइन है, राइट। जो हमारे दोस्त एस्पिरेंट है, चाहे स्टेट पीसीएस हो, यूपीएससी हो, चाहे जुडिशरी हो, जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद लॉ करता हूँ, और इसमें जो केसेस वगैरह मैं थोड़े थोड़े मैं केसेस वगैरह भी डिफाइन कर रहा हूँ। अगर पूरे केसेस चाहिए जो हमारे जुडिशरी के एस्पिरेंट्स है तो पूरे केसेस के डिस्कशन के लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं कि मुझे पूरा केस के ऊपर डिस्कशन करना, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 क्या कहता है? तो आर्टिकल 14 देखिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, सबको पता है इतनी चीज़ें। तो विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण। अब डिटेल में बात कर लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं ये। द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। देखिए सिंपल सी बात है। मैं आपको पहले ये चीज़ बता दूँ, कोई भी स्टेट किसी भी पर्सन का इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ के सम्मान जो है ना, किसी भी पर्सन को इक्वालिटी मिलेगा। किसी भी पर्सन, कोई भी पर्सन है, स्टेट जो इक्वालिटी देगी किसी भी चीज़ में, ठीक है ना। लेकिन कुछ भी चीज़ डिनाई नहीं कर सकती। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यानी कि जो मेरे जो कानून है, मेरा जो हक है, उसका जितना प्रोटेक्शन मुझे मिलेगा, स्टेट देगी, राज्य देगी, वही प्रोटेक्शन सामने वाले को मिलेगा। सामने वाले का भी कोई भी जाति भेदभाव रंग कुछ भी हो, उसके साथ जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा, उसको भी इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगी। वही ट्रीटमेंट, सेम ट्रीटमेंट, जो ट्रीटमेंट मेरे को मिलेगी वही ट्रीटमेंट सामने वाले को मिलेगी। ये कहना चाहता है ये लॉ। मैं आपको पहले बता दूं, अगर आर्टिकल 12 आपने नहीं पढ़ा है तो आर्टिकल 12 पढ़ लीजिए। इसके अंदर स्टेट का मतलब डिफाइन किया गया है कि व्हाट इज स्टेट क्या होता है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या फिर आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिए। देखिए आर्टिकल 14 कौन क्लेम कर सकता है, यानी कि किसको आर्टिकल 14 दिया जाता है। पहले नंबर तो मैं आपको बताता हूँ फंडामेंटल राइट क्या। आपने मेरे फीचर्स वाले वीडियो नहीं देखे कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, वो आप देख लीजिए आई बटन पर क्लिक करके, या फिर लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। देखिए पहले हम फंडामेंटल राइट किनको प्राप्त है। देखिए फंडामेंटल राइट जो है, इंडियंस जो होंगे, यानी कि जो इंडिया का सिटीज़न होगा प्लस फॉरनर्स, ठीक है ना, प्लस जो फॉरनर्स होंगे उन सबको राइट प्राप्त है, राइट। लेकिन कुछ राइट है जो फॉरेनर को प्राप्त नहीं है, सिर्फ इंडियंस को प्राप्त है। वो कौन कौन से राइट है? जैसे कि आर्टिकल 15 हो गया, राइट, है ना। आर्टिकल आर्टिकल 29 हो गया, आर्टिकल 30 हो गया, ठीक, आर्टिकल 16 हो गया। ये बहुत सारे राइट है, ऐसे 7-8 राइट है जो सिर्फ फंडामेंटल राइट इंडियंस को ही मिलता है, फॉरेनर्स को नहीं मिलता। फॉरेनर्स को राइट जैसे कि 21 हो गया, 20 हो गया, ये राइट 100% मिलता है, क्योंकि ये राइट जीने का अधिकार किसी से हम छीन नहीं सकते, चाहे वो फॉरेनर हो चाहे इंडियन हो। तो कौन क्लेम कर सकता है आर्टिकल 14 का प्रोटेक्शन? देखिए, ऑल पर्सन विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया नॉट लिमिटेड टू सिटीजन और एन एलियन। देखिए आर्टिकल 14 सभी लोग क्लेम कर सकते हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया का भी कर सकते हैं और एलियन भी कर सकता है, ठीक है ना। नॉट लिमिटेड टू सिटीजन, सिर्फ सिटीजन तक ही सीमित नहीं है। ये सिटीजन जो हमारे भारतीय नागरिक है वो भी, और जो भारत से जो बाहर से भारत देश में आए हैं उनको भी इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगा आर्टिकल 14 के अंदर। एक केस है, देखिए, नेशनल लीगल अथॉरिटी ऑफ यूनियन नालसा वर्सेस यूनियन 2014 का केस है। देखिए ये केस बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसको हम नालसा वर्सेस केस भी कहते हैं। चाहे यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीएस हो, सब जगह पूछता है नालसा किस केस से रिलेटेड। तो नालसा जो केस का रिलेटेड ट्रांसजेंडर से रिलेटेड है। जो व्यक्ति ना मेल होता है ना फीमेल होता है,
उनको जो है क्लेम उन्होंने किया था आर्टिकल 14 में हमें चाहिए इक्वल प्रोटेक्शन, हमें चाहिए इक्वल राइट, क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है इस चीज़ को लेके, आइदर मेल और फीमेल में। ठीक, तो ये नालसा वाला केस आप देख लीजिएगा। अगर आप डिस्कशन चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें, मैं डिस्कस कर लूँगा आप लोगों के साथ इस केस का पूरी फैक्ट एंड रिलेवेंसी। और आगे बढ़ते हैं। देखिए आर्टिकल 14 क्या, आर्टिकल 14 एक्सप्रेशन क्या, आर्टिकल 14 क्या कहता है। आर्टिकल 14 दो चीज़ कहता है। देखिए इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द इक्वालिटी बिफोर लॉ। देखिए इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ कहता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ की हम बात करते हैं, इट इज़ अ रूल ऑफ लॉ। देखिए इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या हुआ, ये एक लॉ का रूल ऑफ लॉ है जो कि ब्रिटिश से चलता आ रहा है, ब्रिटेन से चलता आ रहा है। नो मैन अबव द लॉ, ये कहता है कि ये रूल ऑफ लॉ है, कोई भी व्यक्ति लॉ से ऊपर नहीं हो सकता, लॉ के नीचे रह गया। यानी कि जो सीमा तय की गई है, बाउंड्री तय की गई है, उसी के नीचे व्यक्ति रहेगा। यानी कि जो लॉ है उसी के साथ ही काम करेगा, उसके अगेंस्ट काम नहीं करेगा। उसके अगेंस्ट काम करेगा, जाहिर सी बात है उसको पनिश किया जाएगा। एवरी पर्सन वट एवर be his rank condition is subjected to the ordinary law of the land is equal before the law। देखिए कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी पद का हो, मैं अभी एक्सेप्शंस भी आपके लिए डिटेल में डिस्कस करूंगा कि एक्सेप्शंस क्या हैं, इस आर्टिकल 14 के अपवाद क्या हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी रैंक का हो, उसको उतना ही इक्वल, उसकी इक्वालिटी उतना ही है लॉ के सामने जितना कि किसी नॉर्मल व्यक्ति की है। ठीक है ना। एक्सेप्शंस की बात आगे करेंगे अभी। देखिए इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब नोट सेल स्टेट डिनाई द एनी पर्सन टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मीन्स ऑल पर्सन हैव द राइट टू इक्वल ट्रीटमेंट इन अ सिमिलर सर्कमस्टांसेस फॉर प्रिविलेजेस और लाइबिलिटीज। देखिए यहाँ बात करते हैं कोई भी स्टेट है किसी भी बंदे को इक्वल प्रोटेक्शन से डिनाई नहीं कर सकता, यानी कि जो सुरक्षा है वो सबको इक्वल ही देगा, चाहे उसका रैंक कोई हो, और सबके साथ ट्रीटमेंट भी एक ही किया जाएगा, और प्रिविलेजेस और लाइबिलिटीज़ भी एक ही होगा। यानी कि देखिए आजकल क्या होता है कि एक अमीर आदमी लोन लेता है, ठीक, एक रिच पर्सन लोन लेता है 1 करोड़ रुपए का, ठीक है ना, और एक फार्मर लोन लेता है 1 लाख रुपए का, राइट। तो यहाँ पर क्या है, इसको हम ज़्यादा, इसको हम ट्रीटमेंट जो है बहुत बेकार देते हैं। उसको लोन वसूली के लिए धमकियाँ वाली कॉल दी जाती हैं, घर पे लोग जाते हैं, उसकी बेइज्जती करते हैं। पर यहाँ पर 1 करोड़ लोन लेने वाला कोई बिजनेसमैन है, ठीक, तो इसको ना कोई धमकियाँ दी जाती है, ना ही इसकी भी तो लाइबिलिटी उतनी है जितनी कि इसकी लाइबिलिटी है, राइट। तो इसकी लाइबिलिटी को लोग जो बैंकर्स हैं या जो भी स्टेट है नेग्लिजिबल कर देते हैं, इसको नेग्लिज कर देते हैं, और इसको ज़्यादा धमकियाँ दी जाती है, कुछ भी की जाती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसका जो राइट हो इन्फ्रीज हो जा रहा है, बट इसका राइट जो है बहुत आगे को निकल गया। कहने का मतलब ये है कि स्टेट को इन दोनों जो लोनर होता हैं, जो दोनों जो बोरोड हैं, जिन्होंने लोन लिया है, उनके साथ इक्वल, जो बैंक है, बैंक क्या है, बैंक एक स्टेट है, राइट। अगर स्टेट के बारे में आपने पूरा वीडियो नहीं देखा है तो आर्टिकल 12 देख लें, क्योंकि स्टेट का मतलब क्या है, स्टेट का मतलब है वो चीज़ जिसके अंदर गवर्नमेंट की अथॉरिटी हो, चाहे वो स्टेटरी हो चाहे नॉन स्टेटरी हो, और कुछ परसेंटेज गवर्नमेंट के हों, या फिर उसके वो ऑटोनोमस बॉडी हो, वो स्टेट होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर बैंक क्या स्टेट है, तो वो उसे इक्वल क्या है, इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगा। किन के लिए, चाहे वो किसान के लिए हो चाहे वो बड़ा बिजनेसमैन के लिए हो, ठीक। चलिए तो इसके कुछ अपवाद जो एक्सेप्शंस है उनके बारे में बात कर लेते। देखिए ये एब्सोल्यूट इक्वालिटी तो हो नहीं सकता, यानी कि सभी को बराबर हम कर देंगे तो जाहिर सी बात है हमारे देश में हड़कंप मच जाएगा। कुछ डिप्लोमेट्स है, जैसे कि आर्टिकल 361 प्रिविलेजेस देता है प्रेसिडेंट को, गवर्नर को देता है, 61 जो है गवर्नर को देता है, ठीक। स्टेट पुलिस जजेस इन सबको अलग इंजॉयमेंट मिलती है, अलग प्रोटेक्शन मिलता है, जिससे वो कुछ एक्सेप्शनल राइट को एंजॉय कर पाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर एक एक्सेप्शनल है, राइट। और आर्टिकल 40 में देखिए रीजनेबल क्लासिफिकेशन की बात की है कि हम किस चीज़ को हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। अगर हम किस चीज़ को बांटना चाहते हैं कि इसे हम यही वर्क देंगे और इसको हम यही वर्क देंगे, तो उसका रीजनेबल क्लासिफिकेशन है, जो कि एक राजस्थान गवर्नमेंट वर्सेस स्टेट ऑफ इट्स एम्प्लॉयज़ 2011 में एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात की है। यहाँ पर देखिए
पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की पहली बार वर्ड आया था कॉन्स्टिट्यूशन में, वो किस केस में बात की गई? राजस्थान गवर्नमेंट वर्सेस इट्स एम्प्लॉय के केस में रीजनेबल क्लासिफिकेशन की बात हुई है। इसमें क्या कहा गया है कि एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट हम कर सकते हैं ग्रुप ऑफ क्लासेस को। लाइक देखिए, एक फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री में इस तरीके का यहाँ पर मैनेजर होगा, राइट, यहाँ पर उससे छोटे मैनेजर होंगे, उससे सुपरवाइज़र होगा, यहाँ पर लेबर्स होंगे। तो यहाँ पर रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन है, कम पढ़े लिखे होंगे, उससे ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, इससे ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, यहाँ पर मालिक होगा बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा, ठीक है ना। तो यहाँ पर रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन है, तो यहाँ पर कोई क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, किसी के हक के लिए किया जा रहा है, किसी के लिए सही कायदे के लिए किया जा रहा है, राइट। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, देखिए क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या हो सकता है, क्या आधार हो सकता है? तो जियोग्राफिकल बेसिस, जैसे कि आपने देखा होगा कि आर्मी और मिलिटेंट्स में जो पहाड़ी एरिया के क्षेत्र के लोग होते हैं उनको ज़्यादा भर्तियाँ दी जाती हैं, चाहे उनकी हाइट 5 फीट क्यों ना हो, क्योंकि उनको पता है कि वहाँ पर वो जिस क्लाइमेट में आर्मी के फील्ड वर्क कर रहे हैं, पेट्रोलिंग कर रहे हैं, वो एडिक्वेट कर सकते हैं अपने आप को, हैबिटेट कर सकते हैं वहाँ पर, ठीक है ना। वो कम चीज़ों में अपने आप को मैनेज कर सकते हैं वहाँ पर। हिस्टोरिकल कंसिडरेशन, हिस्टोरिकल कंसिडरेशन का मतलब जिसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखते हुए उसको क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक। नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस के हिसाब से जैसे मैंने बताया, ठीक ना। टाइम बेसिस, टाइम के हिसाब से। नेचर ऑफ पर्सन, पर्सन के हिसाब से पढ़ाई लिखाई हो गया, ठीक। तो ये था आर्टिकल 14। अगर कोई भी डाउट हो आर्टिकल 14 में तो आप कमेंट करें, और भी इसको डिटेल में डिस्कस करना है तो भी कमेंट करें आर्टिकल 14 के बारे में, ठीक। रूल ऑफ लॉ को डिटेल में पढ़ना है तो वो भी मेरे से डिस्कस करें, राइट। आप लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो और बनाता रहूँ। धन्यवाद।